हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन के बारे में। देखो, वैसे तो आप सबने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट डिजोल्व हो जाते हैं। देखो, सबसे मेन बात क्या आती है कि यहाँ पर अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इसके अंदर एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी अमाउंट लेस होती है और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी अमाउंट मोर होती है, मतलब इसकी अमाउंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर अमाउंट से है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन given quantity of solvent is called concentration। और कंसंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसमें से पहली टर्म जो यूज की जाती है वो की जाती है मास परसेंटेज। सेकंड जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है मोलैरिटी। एक होता है मोल फ्रैक्शन और फोर्थ होती है मोलैलिटी। मैं सबसे पहले बात करूंगा मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज का एक अपना ही रोल है। देखो, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर 3 ग्राम NaCl है और बाकी 97 ग्राम अगर आपके पास वाटर है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 3%। यही बात यहाँ पे क्या कहा जाती है। और मास परसेंटेज को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले को यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। हमेशा बात ध्यान रखना कि जब कभी भी बात अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की आएगी तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड किया जाता है, तब जाके सॉल्यूशन का मास निकाला जाता है। तो बच्चे लगभग ये गलती करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर 2 ग्राम आपके पास सब्सटेंस ए है और बाकी 18 ग्राम इसके अंदर वाटर है। तो बताओ एक की मास परसेंटेज कितनी होगी? तो सीधा सीधा मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 20 × 100। इसको जैसे ही आप कट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जैसे आपको बोल दिया जाए कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के अंदर होता है। अगर वो डिजोल्व कर दिया जाए 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट इज द मास परसेंटेज? मास परसेंटेज हमें निकालनी है किसकी? ऑक्जेलिक एसिड की। देखो, इसके लिए हम सीधा सा क्या काम कर सकते हैं। हमें पता है कि जो सोल्यूट है वो ऑक्जेलिक एसिड है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देखो मुझे पता है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, तो मेरे पास मास भी सॉल्यूशन का ही निकलेगा। डेंसिटी 1.1, वॉल्यूम 500 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है। और अगर मैं मास परसेंटेज निकालूँगा तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कट आउट करोगे
50, कैंसल आउट करोगे 2%, तो 2% मास परसेंटेज रहेगी। इस तरीके से हम मास परसेंटेज को निकालते हैं। इट इज फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। देखो जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, इस मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। मीन्स कह सकता हूँ मैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इक्वल टू मोलैरिटी, मीन्स मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूँ कि अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, मीन्स यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 मोल किसी भी सोल्यूट का डिजोल्व होता है तो उसको हम 1 मोलर बोलते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, मोल वॉल्यूम लीटर, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, एक बात और भी है कि सेंटीमीटर क्यूब को ही हम मिलीलीटर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है यहाँ पे, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 ग्राम NaOH डिजोल्व कर दिया इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। देखो, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, देन 4/40 मीन्स 1/10 मीन्स 0.1 मोलैरिटी हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं लेकिन कंडीशन क्या है, वॉल्यूम लीटर के अंदर चाहिए, तो यहाँ से मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर, तो 250 है, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 0.4 मोलैरिटी हो जाती है। एक क्वेश्चन का टाइप और पूछा जाता है आपसे। देखो, जब कभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लो कि वाटर है, उस वाटर के अंदर मान लो कि सोल्यूट डाल रखा है कुछ अमाउंट में, मान लो n नंबर ऑफ मोल्स हो गए सोल्यूट के। अब क्या किया, जैसे जैसे ये V वॉल्यूम है, इसका M मोलैरिटी है, तो इस तरीके से यहाँ से मोलैरिटी निकल जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर डाइल्यूशन की बात करता हूँ, डाइल्यूशन का मतलब इसके अंदर वाटर और ऐड कर देना या वाटर के अंदर ये ऐड कर देना, तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ सॉल्वेंट इंक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज किया। तो इसी वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम रहते हैं, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2 के इक्वल हो जाएगा ड्यूरिंग डाइल्यूशन। और जब कभी बात अगर मिक्सिंग की आती है, मिक्सिंग, मान लो कि आपको बोल दिया गया कि 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं N1, इसका वॉल्यूम है V1, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं N2 और इसका वॉल्यूम है V2। तो बताओ अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए इस एक बीकर के अंदर, तो बताओ उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बजाय मोलैरिटी गिवन है M1 है और ये है M2 है। तो देखो, पहले वाले केस में तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया था। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि आपको अगर ये मोलैरिटी गिवन है M, तो मुझे पता चला कि ऊपर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, M1V1 हो गए, और इस वाले में कितने हो गए, M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2। तो ये मोलैरिटी आएगी मिक्सिंग की। अगर मैं पहले वाला केस लेता तो उस केस में मोलैरिटी तो सीधा सीधा निकल जाती, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1, सेकेंड वाले के N2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स V, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम
ऐसे डायरेक्ट निकल जाता। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE के अंदर ये पूछा जाता है। तो ये था कंसेप्ट आपका मोलैरिटी का। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो हम यूज करते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। देखो जी, वैसे तो क्या है, मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल यूज किया जाता है वो x किया जाता है। हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर ना एक A होता है, एक B होता है। हमेशा मैं B को सॉल्यूट के केस में लूँगा और A जो होगा वो हमेशा हमेशा सॉल्वेंट के लिए चलता है। वैसे तो नाम से ही समझ में आता है कि मोल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A ले रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आएंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B लूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। हमेशा इसकी वैल्यू 1 से लेस रहेगी या 1 के इक्वल हो सकती है जब सारा की सारा A ही हो। अब यहाँ पर मैं बात क्या करता हूँ कि हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा XA प्लस XB, मीन्स इन दोनों को जोड़ता हूँ तो NA डिवाइड बाय NA प्लस NB, सिमिलरली NB प्लस NA बाय NB। अगर मैं इसका LCM लूँ तो आएगा आपके पास NA प्लस NB, ऊपर NA प्लस NB कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। मीन्स हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, चाहे आपके पास 2 कंपोनेंट हों चाहे आपके पास 3 कंपोनेंट हों। अब इससे रिलेटेड अच्छा एक चीज़ और है कि जो हम पीछे जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे मोलैरिटी, वो मोलैरिटी हम बहुत कम यूज करते हैं। उसका यूज कम करने का कारण क्या है कि जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मीन्स कहीं ना कहीं वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम जो होगा वो चेंज होता जाएगा और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। इसलिए इस कंसंट्रेशन टर्म को हम बहुत कम यूज करते हैं। इसका कंपेयर में हम अदर कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं जैसे मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मोलैरिटी जो है उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, सॉरी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए जैसे आपको बोल दिया गया कि 4 ग्राम NaOH डिजोल्व कर दिया गया है 36 ग्राम वाटर के अंदर, तो बताओ इसके अंदर मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे NaOH के, दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास, 0.1 आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, गिवन मास बाय मोलर मास 2 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे NaOH का निकालना है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, तो 0.1 डिवाइड बाय 2.1 मीन्स 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। एक टर्म और होती है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होती है मोलैलिटी, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट को लिया जाएगा लेकिन किलोग्राम के अंदर, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिया जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोलैलिटी को निकालते हैं। ऊपर मोल्स है तो यूनिट में ऊपर मोल आएगा, नीचे मास है तो किलोग्राम आएगा, तो यूनिट होगी इसकी मोल पर किलोग्राम। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मोलैलिटी निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, ये कहता है कि 3 मोलर का सॉल्यूशन है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर उस सॉल्यूशन की। तो हमें बताना है कि उसकी मोलैलिटी क्या होगी। देखो वैसे तो हमें यहाँ से ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का पता, ना ही हमें
मास ऑफ सॉल्वेंट का पता। गिवन क्या दे रखा है आपको, 3 मोलर का NaCl सॉल्यूशन है, डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की गिवन है। देखो यहाँ से एक बात समझ में आई कि मोलैरिटी का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम है। मीन्स अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर कर दूं तो 1 लीटर के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को मोलैरिटी बोलेंगे। मोलैरिटी की वैल्यू हमें गिवन है 3। अगर मैं वॉल्यूम को 1 कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आगे, 3 आगे। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ 23 + 35.5, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 3 इक्वल टू गिवन मास बाय में 58.5, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा आपके पास 175.5 ग्राम आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, देखो मुझे पता है डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है और ये डेंसिटी दे रखी है आपको सॉल्यूशन की। तो अगर मैं यहाँ से इसको 1.25 कर दूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम हम 1 लीटर लेके चल रहे हैं 1 लीटर के अंदर, और यहाँ पर डेंसिटी है मिलीलीटर में। तो इसका मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो मास जो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1250 ग्राम आ जाएगा। ये मास आया है आपके पास सॉल्यूशन का और ये मास आया है आपके पास सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घटा दूंगा जी। तो यहाँ से 1250 माइनस 175.5 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से आपके पास आएगा 4701। तो आपके पास इतना ग्राम आपके पास आ जाएगा। ये आया है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इन किलोग्राम, ये ग्राम में है तो इसको निकालने के लिए 1.045, इसको जैसे डिवाइड करूँगा आपके पास आएगा 2.79 और यहाँ से इसकी यूनिट वही मोल पर किलोग्राम आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। एक टर्म और होती है हमारे पास नॉर्मेलिटी। देखो वैसे तो क्या होता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है ना, नॉर्मेलिटी, उस नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है कैपिटल L। इस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, इसके नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम भी किस में चाहिए, लीटर में, और वॉल्यूम भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। जैसे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ से गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय में एसिडिटी या बेसिसिटी या एन फैक्टर। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो H2SO4 है तो H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से 2H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन देता है। ये जितने OH नेगेटिव इसको दे के इसको न्यूट्रल बना देगा तो वही इसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। एसिड के केस में हमेशा बेसिसिटी देखी जाती है और बेसिसिटी डिपेंड करती है कितने H पॉजिटिव आयन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। सिमिलरली अगर NaOH है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मीन्स कास्टिक सोडा है, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिवाइड होगा, डिसोसिएट होगा। ये यहाँ से 1 दे रहा है तो यहाँ से इसको एक H पॉजिटिव आयन चाहिए और मिलके क्या बना देगा, वाटर। तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी क्या देखी जाती है, एसिडिटी। बेस की एसिडिटी होगी, एसिड की बेसिसिटी होगी। इस तरीके से देखा जाता है। जैसे आपको बोल दिया गया कि 31.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। देखो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH डॉट 2H2O। ऑक्जेलिक एसिड
डिजोल्व कर दिया 1250 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। तो हमें बतानी है इसकी नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट से पहले मुझे चाहिए यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ उसके लिए मुझे पहले चाहिए मोलर मास। देखो मोलर मास क्या होता है इसका, कार्बन 2 हैं, 12 2 जा 24 प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 4 64 प्लस हाइड्रोजन 2 हैं प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो डायरेक्टली 36 कर दें तो यहाँ से आपके पास मोलर मास आएगा 126। दूसरी बात आपको समझ में आ रही है कि ये एसिड है, H पॉजिटिव आयन यहाँ से देगा, H पॉजिटिव आयन यहाँ से देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास को अगर मैं यहाँ से एसिड है तो इसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। 63 ग्राम आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे निकालना है यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास दैट इज़ 31.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 63 डिवाइड करूँगा तो कैंसिल आउट करके 2 पे मीन्स 0.5 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। वॉल्यूम मुझे दे रखा है 1250 मिलीलीटर, तो मैं यहाँ से नॉर्मेलिटी निकालता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम मुझे चाहिए किस में, लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दूँगा। इसको जैसे ही सॉल्व करूँगा 25 5 जब दिस 4 कैंसिल आउट 0.1 0.4 नॉर्मेलिटी आ जाएगी। एक चीज़ और है कि अगर मुझे नॉर्मेलिटी ही निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मोलैरिटी को उसके मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और मोलर मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करूँगा तो वो क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मीन्स इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या कह सकता हूँ कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी की केस में यहाँ पे मोलैरिटी को अगर मैं उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ या एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ बेस के केस में, तो हमारे पास सीधा सीधा नॉर्मेलिटी आ जाती है अगर हमें मोलैरिटी गिवन हो तो। ठीक है जी, इस तरीके से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास मोलैरिटी की, अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है और एसिडिटी या बेसिसिटी का आपको अंदाज़ा हो जाता है तो आप नॉर्मेलिटी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो नॉर्मेलिटी होती है और जो मोलैरिटी होती है ये दोनों की दोनों वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी वजह से हम अगर वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड करेंगी तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, और वेरी अगर ये कर रहा है दोनों की दोनों तो इसको हम कंसंट्रेशन टर्म को ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करते हैं। हमारी लैब के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे ब्यूरेट, पिपेट, सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, तो इन सब का काम होता है वॉल्यूम को मेजर करना। और कहीं ना कहीं हम मेजरिंग फ्लास्क की हेल्प से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। आप लैब के अंदर उसको यूज करेंगे मोलैरिटी टर्म को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। इसी तरीके से हमारी लैब के अंदर कंसंट्रेशन जो होगी वो एसिड की अलग अलग होती है, तो उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करके हम दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोलैरिटी टर्म, मीन्स M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इस तरीके से।